गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है मेरी बोलेरो नियो N10 टॉप मॉडल। ये N10R है। एक N10 ऑप्शनल भी आती है जिसमें मल्टी लॉक डिफरेंशियल, पीछे वाले डिफरेंशियल अलग अलग रहते हैं, जिसका प्राइस भी करीब इससे 65-70 हज़ार रुपये ज़्यादा था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। गाड़ी लगभग मेरी 10,000 किलोमीटर चल चुकी है। 10,000 किलोमीटर पर इसकी पहली सर्विसिंग हुई है। तो सर्विसिंग के बाद इसके माइलेज में क्या बदलाव आया है, गाड़ी ओवरऑल चलाने में कैसी है, सारी जानकारी एक के बाद एक। तो आइए शुरू करते हैं। क्योंकि गाड़ी टॉप मॉडल है और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो गाड़ी टॉप मॉडल है, चारों में एलॉयज़ और लगभग सारी एसेसरीज लगाने के बाद गाड़ी मुझे ऑन रोड पड़ी थी 12-30 के आसपास। इसमें इसकी प्राइसिंग थोड़ी पहले से कम हुई है। गाड़ी में 15 इंच के एलॉय व्हील्स, आगे डिस्क ब्रेक्स और पीछे वाले ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। गाड़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, मोटे और एसयूवी वाले टायर्स हैं, इसलिए थोड़ा गाड़ी में बॉडी रोल, क्योंकि गाड़ी लेडर ऑन फ्रेम व्हीकल है, इसलिए समझ में आता है थोड़ा। जब हमने ये कार ख़रीदी थी उस समय गाड़ी लगभग मैंने 2-2.5 किलोमीटर हफ्ते 10 दिन में चलाई थी। तो गाड़ी का ओवरऑल एवरेज जो था 14.6, 14.7 या सिटी में चलाने पर 13.8 आ जाता था। गाड़ी उससे एवरेज कभी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब इस बार 10,000 किलोमीटर की सर्विसिंग और इंजन ऑयल और गियर ऑयल चेंज होने के बाद गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है काफ़ी इन्हेंस हो गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। इस समय ये गाड़ी मेरी लगभग 18.3 का माइलेज शो कर रही है। पीछे वाले टायर में हवा कम है, उसका ये सिग्नल। वन ऑफ द डोर इज़ ओपन। ये देखिए, गाड़ी मेरी लगभग 10,720 किलोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी 18.3, जो कि इतनी बड़ी कार के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। आइए इसका इंजन खोल के दिखाता हूँ आपको। तो ये है इसका 1500 सीसी 3 सिलेंडर 100 bhp की पावर प्रोड्यूस करने वाला बोलेरो नियो का डीजल इंजन। नॉइज़ कम करने के लिए यहाँ कोटिंग का इस्तेमाल। गाड़ी को अगर आप 1500 से 2000 आरपीएम के बीच चलाते हैं तो गाड़ी अब काफ़ी अच्छा माइलेज भी प्रोड्यूस करती है और एक जो इंजन की नॉइज़ और वाइब्रेशन है वो भी कम रहती है। उससे अगर आप ऊपर ले जाते हैं गाड़ी को तो गाड़ी काफ़ी स्पीड पकड़ने में समय लेती है। आपको एक पावर में इसके लैग फील होगा। 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। अगर आपके पास भी ये कार है और आपकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो उसके लिए मैं कैसे गाड़ी चलाता हूँ वो आपको बता देता हूँ। गाड़ी में 1500 से 2000 आरपीएम पे रखता हूँ और मैं सॉफ्ट पेडल का यूज़ करता हूँ, मतलब खींच के एक्सेलेरेट करके गाड़ी नहीं चलाता हूँ, आराम से। और गाड़ी में एवरेज 80 और 90 की स्पीड के बीच में चलता हूँ। अगर हाईवे पर आप चलाते हैं तो गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल दिया है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आप लंबी दूरी पे जाएं तो मेक श्योर दैट आपके जो टायर में प्रेशर है वो ठीक ठाक बैलेंसिव रहे। अभी तक एक दिन में मैंने इस गाड़ी को 700 किलोमीटर चलाया था, तो अभी तक की जो बेस्ट फ्यूल इकोनॉमी निकल के आई है वो 20.2, यानी मेरी गाड़ी 20 का भी एवरेज दे चुकी है। अगर एमआईडी में 20 का शोध कर रहा है तो 18 या 19 का ऑन रोड भी दे रही, क्योंकि मैंने टैंक फुल कराया था। मैं लखनऊ जाके वापस भी आ गया, 300 किलोमीटर जाना और 300-400 वापसी में। तो उस हिसाब से 5 लोग बैठ के गए तो काफ़ी अच्छी एवरेज इकोनॉमी निकल के आई। बात करें इस सेगमेंट में और कार्स की, तो मैंने ब्रेज़ा, नेक्सॉन, इन सब गाड़ियों को भी, अर्टिगा, इन सब गाड़ियों को भी मैंने कम कंसीडर किया था। ब्रेज़ा मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि उसमें बूट की कमी थोड़ी, मेरा लगेज जो है एक्स्ट्रा रखने का एरिया कम पड़ता था और उसमें अगर हैवी सामान रख दें तो ये जो सॉकर्स हैं वो थोड़ा नीचे दबते थे। क्योंकि ये रियल व्हील ड्राइव है और लेडर और फ्रेम पे है तो इसमें वैसी कोई समस्या नहीं आती है लोडिंग के हिसाब से।
अर्टिगा हम लोगों ने इसलिए नहीं कंसिडर की, एक तो सुजुकी की गाड़ियों में सेफ्टी का इशू, वैसे सेफ तो ये भी उतनी नहीं है क्योंकि 2 एयर बैग्स आते हैं, लेकिन उसमें क्या था, थर्ड रो में एक तो बीच में से आपको एंट्री करनी थी, और दूसरी चीज़ थर्ड रो के बाद आपको स्पेस नहीं बचता था, जो कि यहाँ इशू नहीं होता। कितना भी हैवी और हर प्रकार का सामान ऊपर तक आराम से रखा जाता है। ट्रॉली बैग आराम से आ गए हैं, उसके बाद भी ऊपर स्पेस बची हुई है और दरवाज़ा भी आराम से बंद हो जाता है। ये तो थी अच्छी मतलब अच्छाइयाँ इस गाड़ी की। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो इस गाड़ी को आप अगर लेते हैं तो आपको झेलना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि जो महिंद्रा बॉडी रोल और लेडर ऑन फ्रेम चेसिस की हालत शुरू से ही ऐसी रही है, तो आपको अगर थोड़े से भी ख़राब रास्ते हैं तो गाड़ी हिलती है। दूसरी चीज़ ये कि गाड़ी में टॉर्क तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप हल्की फुल्की चढ़ाई अगर आप एक्सेलरेट नहीं भी करते हैं तो गाड़ी काफ़ी आराम से क्रॉल करके ऊपर चढ़ जाती है। हट। लेकिन आप गाड़ी भगाने के शौकीन हैं या एक्सेलरेट या तेज़ चलाते हैं तो आप थर्ड गियर में तो थोड़ी पावर है, लेकिन आप जब 50-60 से 80-90 की स्पीड में अगर गाड़ी को एकदम से एक्सेलरेट करना चाहेंगे तो वहाँ आपको पावर की कमी महसूस होगी, एक लैग फील आएगा। और तीसरी बेकार चीज़ इसकी ये है कि गाड़ी में जो नॉइज़ कैंसिलेशन और डैम्पिंग मटेरियल का यूज़ किया गया है वो उतना प्रीमियम या अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो गाड़ी आप 80-90 की स्पीड से जब ऊपर चलाते हैं तो हाईवे की और टायर की नॉइज़ जो है वो काफ़ी अंदर सुनाई देती है। अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो गाना थोड़ा तेज़ करना पड़ता है। एक चीज़ जो गर्मियों के दिन में थोड़ा लोगों को दिक्कत देती है वो है कि इस गाड़ी में गाड़ी बड़ी भी है और केबिन आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। हाँ, केबिन का ये फ़ायदा है अच्छा है कि आपको ये नहीं फील होगा कि आप छोटी कार में बैठे हैं या आपका सिर घूम रहा है, या आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप कार में बैठे हैं, काफ़ी केबिन बड़ा है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो एसी वेंट्स हैं वो सब सामने दिए गए हैं, रियर एसी वेंट्स इसमें नहीं है। तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो लास्ट रो में बैठा वहाँ तक एसी जाते जाते एसी उतनी ठंडी नहीं कर पाती है। और अगर आप एसी का ब्लोअर तेज़ करते हैं तो आगे वाले पैसेंजर को ठंडी फील होने लगती है, जबकि पीछे वाले को गर्म। तो ये एक ओवरऑल इशू आता है इस गाड़ी में। बाकी बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स टॉप मॉडल में लगभग एक एवरेज सब चीज़ दिया गया है, जैसे कि MID 18.3 का एवरेज शो कर रहा है, डिजिटल मीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वार्निंग हिस्ट्री, सेटिंग्स, और ए ट्रिप भी गाड़ी कितना है। और ये है डिस्टेंस टू एम्प्टी, गाड़ी में इतना फ्यूल है कि 517 किलोमीटर अभी गाड़ी जा सकती है। ये जो आप यहाँ छोटा सा फ्यूल पंप का मीटर देख रहे हैं, उसके बगल में जो एरो है, ये एरो जो है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो एरो जिस साइड बना रहता है, आपकी जो गाड़ी में तेल भरने की टंकी होती है वो उसी साइड होती है। जैसे इसमें इस साइड का दिया हुआ है, मैं जूम करके एक बार दिखाता हूँ, ये पंप के बगल में, तो गाड़ी की बोलेरो की जो टंकी है वो उसी साइड है। कुछ गाड़ियों में इस साइड रहता है ड्राइवर साइड, तो तेल भराने का सिस्टम इधर रहता है। बात करें म्यूज़िक सिस्टम की, तो एवरेज कैनवुड का म्यूज़िक स्पीकर बहुत चमक रहा है, चारों दरवाजे पे स्पीकर्स और पिलर्स पे 2 छोटे छोटे ट्विटर्स दिए गए हैं। बात करने के लिए माइक, फ़ोन उठाने काटने के लिए यहाँ से बटन्स, और इधर क्रूज़ कंट्रोल के बटन। यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट स्टॉप के बटन, डिफॉगर, और ये है इको मोड। अब अगर आप इको मोड गाड़ी ऑन करके चलाते हैं तो गाड़ी का जो पावर है वो गाड़ी लगभग पावर आधा कर देती है। तो आप कितना भी हार्ड एक्सीलेटर प्रेस करें, गाड़ी बहुत ही धीरे एक्सीलेटर बढ़ाती है, तो पावर बचाती है, तो फ्यूल इकोनॉमी बढ़ा देती है। ये हेडलाइट्स के कंट्रोल ऊपर नीचे, और ये ORVMs लेफ़्ट राइट। अगर आप ऊंचा बैठना पसंद करते हैं और कमांडिंग पोजीशन चाहते हैं तो इस गाड़ी का ये एक बेस्ट पार्ट है कि आपको पूरा बोनट यहाँ से क्लियरली दिखाई देता है। और सीट्स जो है वो एडल्ट सीट्स होती हैं, तो इसमें जो थाई सपोर्ट है और लंबर सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। तो एवरेज हाइट से जो इंसान की हाइट ज़्यादा है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। आइए पीछे वाली सीट्स पे चलते हैं।
बीच वाली रो भी सीट आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी है, तो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। और गाड़ी की चौड़ाई इस हिसाब से कि 3 जो एडल्ट हैं वो आराम से बैठ जाते हैं इसमें। लॉन्ग रूट्स पर एक इशू ये भी आता है कि इसकी जो स्टीयरिंग है वो हाइड्रोलिक ही है, इलेक्ट्रॉनिक तो दी नहीं गई है इस प्राइस पे, तो ये काफ़ी हैवी फील कराती है। टायर में मान लीजिए हवा कम है तब तो होता है, समझ में आता है, लेकिन एयर वगैरह सब सही है, उसके बाद भी अगर आप काफ़ी लंबी दूरी 200-300 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, इसको पकड़े रहते हैं, तो आपको फील होगा कि गाड़ी मोड़ने में और चलाने में आपका हाथ भरने लगा है धीरे धीरे। बात करें इसकी लाइट्स की, तो जो सामने ये DRLs दिए जाते हैं, उसके नीचे ये हेडलाइट्स, इसमें आपको कोई प्रोजेक्टर नहीं, नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स, साइड में ये इंडिकेटर, और ये छोटे वाले जो बल्ब्स दिए जाते हैं, ये जब आप हैंडल इस साइड टर्न करते हैं तो ये बल्ब साइड में जल के यहाँ साइड वाली जगह पर रोशनी कर देते हैं। नीचे हेलोजन। बात करें गाड़ी के रियर लुक की, तो स्पेयर व्हील्स डोर पे ही रहता है, और ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में स्टाइलिश बनाए हैं, लेकिन पूरा टायर अब ढक नहीं पाता, ये इतना ही ढक पाता है। और गेट में अंदर दिखाऊं तो ये जो सीट्स हैं इस पर एडल्ट अच्छे से 2 एडल्ट तो नहीं बैठ पाते अच्छे से, चाइल्ड सीट ही है तो चाइल्ड ही बैठ पाते हैं। हाँ, एवरेज हाइट का आदमी है तो बैठ सकता है। बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो नीचे इतना नीचे तक स्पेस है ये, और सीट्स के ऊपर तक आप 384 लीटर का बूट स्पेस है, तो काफ़ी ऊपर तक आराम से सामान रख सकते हैं। बात करें इसकी ब्रेकिंग सिस्टम पे, तो गाड़ी अगर आप हाई स्पीड पे चला रहे हैं 80-90 की स्पीड पे, तो उतने तक ही इसके ब्रेक्स एफिशिएंट हैं, उसके बाद से आपको लगेगा कि गाड़ी हाथ से बाहर जा रही। अगर आप हाई स्पीड पे हैं 90-100 की स्पीड पे और तुरंत लेन चेंज करते हैं, तो गाड़ी अंदर से ऐसा हिल जाती है जो ड्राइवर का कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है। ऐसा आपको फील होगा कि गाड़ी दूसरी साइड जा रही है। मतलब एक ओवरऑल जो कंट्रोलिंग है और आपके हाथ में कमांडिंग गाड़ी जो है वो 80-90 की स्पीड तक ही है। उससे अगर आप ऊपर चला रहे हैं, या कभी कभार जो ब्रेकर्स लाइन से 8-7-8 पड़ते हैं, उस पर अगर आप तेज़ी से गाड़ी क्रॉस करते हैं, तो गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है और बम्पी टायर्स हैं, तो जैसे ही जाती है घड़ ऐसे करके, तो पीछे से गाड़ी ऐसे लहरा जाती है। ये एक इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट है। आइए इसका फ्यूल टैंक ओपन करके देखते हैं। ये फ्यूल टैंक ओपनर इसका, ये है फ्यूल टैंक। गाड़ी 50 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आती है, और ये है इसका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो यूरिया के नाम से जो डालते हैं इसमें, वो 20 लीटर कैपेसिटी का है। लगभग मेरी गाड़ी जब 10,000 किलोमीटर चली थी, तो 10,000 किलोमीटर चलने पर 13 लीटर यूरिया ख़त्म हो गया था 20 में से। इसमें जब चेक किया गया तो केवल 7 लीटर यूरिया बचा था, तो मैंने 6-6 लीटर की 2 बाल्टियाँ इसमें डलवाई उस दिन 10,000 किलोमीटर सर्विस पे, जिसका कॉस्ट मुझे 900 की बाल्टी थी। उस पर GST, CA और SGST सब लगाने के बाद जितना भी इंक्लूड हुआ 2-2.5 हज़ार जो भी हो। अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए, मैं साल भर से चला रहा हूँ, वो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई और गाड़ी है या आपको ये वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है, तो हमें इसका कारण बता सकते हैं आप कमेंट करके कि इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव। मेरा रन रूरल के साथ साथ सिटी और हाईवे हर जगह रहता है, तो मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो गांव घर के इलाके में प्रैक्टिकल हो, तो मुझे इस प्राइस रेंज पे तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी। जो लोग भी BS6 की गाड़ियाँ चलाते हैं उसमें देखेंगे आप कभी कभार होता है कि DPF इज़ क्लॉग्ड की वार्निंग देता है, डीजल पार्टिकुलेट फ्लूइड इज़ क्लॉग्ड, DPF क्लॉग्ड उसमें वार्निंग देता है। तो उसका मतलब ये है कि जितनी भी BS6 गाड़ियाँ होती हैं उसमें नए इंजन में जो डीजल जल के बाहर जाता है, उसके लिए बाहर एक पंप लगाया जा रहा है डीजल को, और जो उसमें जो कार्बन पार्टिकल जो नहीं जल पाते हैं, रह गए रहते हैं, उनको और अच्छी तरीके से जलाने के लिए, तो वो भरते भरते एक समय के बाद जब वो फुल हो जाता है तो वार्निंग देती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका जो पीछे DEF यूरिया डाला गया वो ख़त्म हो गया, नहीं। उस इशू को उस इशू को सॉल्व करने के लिए अंदर सेटिंग में जाके आपको DPF रीजनरेशन करना है। जैसे ही आप DPF रीजनरेशन करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ना है। गाड़ी अपने आप हाई RPM काफ़ी गर्म हो जाती है और काफ़ी स्पीड में हाई RPM पे वो इंजन आवाज़ करने लगता है। इससे होता ये है कि जो भी पार्टिकुलेट फ्लूइड होते हैं वो जल के धुएँ के रास्ते एग्जॉस्ट बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद आपकी समस्या वो सॉल्व हो जाती है।
इस गाड़ी को लेने का एक रीज़न ये भी था कि मेरे यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो 5'9", 5'10", 5'11" है। तो बाकी जो ब्रेज़ा, नेक्सॉन, उन गाड़ियों में हम अगर यहाँ से बैठते थे तो ये जो घुटने थे वो यहाँ वाली चीज़ों में ऐसा टच होते थे, ऐसा फील होता है कि छोटी गाड़ी है, या केबिन जो था वो अंदर का वो पास दिखता था। इसमें कोई ऐसा इशू नहीं दिखता। बाकी गाड़ी में ब्लोवर्स, एसी इको और रिसर्कुलेशन का मोड, 12 वोल्ट का चार्जर मिला था। ये है 5 मैनुअल ट्रांसमिशन। विंडोज़ के सारे कंट्रोल्स यहाँ भी मिलते हैं, और जो लोग पीछे वाले दरवाज़ों पे मिलते हैं, जबकि आगे कोई कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। और 5 दरवाजे लॉक करने के कंट्रोल यहाँ सारे दरवाजे खुलते बंद होते हैं। गाड़ी लगभग 13.12 फीट है, 13 फीट के आसपास है। और जबकि बात करें स्कॉर्पियो की तो स्कॉर्पियो 14.6 फीट है। गाड़ी लगभग 1.5 फीट छोटी है। बाकी जो कमांडिंग पोजीशन और बैठने की है वो, और साइड मिरर्स, इसमें से काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो आपको एक कमांडिंग फील और ऊंची एसयूवी वाला फील देती है। और इसका जो क्लच है वो काफ़ी आपको हार्ड फील होगा, और गियर भी थोड़े लगाने आपको हार्ड फील होगा। इस प्राइस रेंज के हिसाब से गाड़ी में फीचर्स ठीक ठाक दिए गए हैं। जैसे हर गेट पे यहाँ पे चाइल्ड लॉक दिया गया है। आप यहाँ से अंदर बंद कर देंगे तो अंदर बैठा बच्चा दरवाज़ा पीछे से नहीं खोल पाएगा। और जो रियर गेट है उस पर आप यहाँ रियर वॉशर और ये वाइपर, और नीचे 2 छोटे छोटे ये सेंसर्स दिए गए हैं बैक करने पे। कैमरा का भी जगह दिया हुआ है अंदर, और वो कंपनी वालों के पास नहीं था आफ्टर मार्केट में, तो मैंने नहीं लगवाया। आफ्टर मार्केट मैंने वो ऊपर से 2 लाइटें लगवाई और अंदर एक हॉर्न इंस्टॉल करवाया है, जो कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि आफ्टर मार्केट ये क्या करते हैं कि जो वायर्स होते हैं इनको बाईपास करके डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में जो ये हेडलाइट्स होते हैं या और भी चीज़ें जो फॉल्ट आ सकता है। और गर्मी के दिन में अगर मान लीजिए, क्योंकि ये वायर्स कपलर से तो जोड़ते नहीं, डायरेक्ट केवल फंसा के तार जोड़ देते हैं दुकान वाले मैकेनिक, सस्ते मैकेनिक। बाई चांस कभी अगर आपके कार में आग लग जाती है और आपने आफ्टर मार्केट काफ़ी काम करवाया है, तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है वो उस चीज़ को नहीं मानती, वो दूसरा फॉल्ट बता के उसको क्लेम करने में बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं। एक इशू इस गाड़ी का ये भी है कि जैसे ये उतनी चढ़ाई है, अगर मैं गाड़ी को चढ़ाता हूँ और गाड़ी अगर टेढ़ी हो जाती है, मतलब किसी एक साइड हल्की सी टेढ़ी होती है, तो ये लेडर फ्रेम व्हीकल है, जिसकी वजह से जो कमानी एक साइड की ज़्यादा, मतलब सॉकर नीचे दब नहीं पाता है, तो गाड़ी ऐसे टेढ़ी होगी तो ये वाला कोई एक टायर काफ़ी आसानी से ट्रैक्शन छोड़ देता है, तो वो टायर वहीं घूमने लगता है, तो कभी कभार गाड़ी फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पावर और टॉर्क तो काफ़ी है इस गाड़ी में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभार जैसे गाड़ी अगर कहीं चढ़ाने में अगर टेढ़ी हो गई तो वो थोड़ा एक इशू करती है। ये देखिए पीछे वाला टायर नचने लगा, और जैसे ट्रैक्शन पाता है ये चढ़ जाता है, यही इसका थोड़ा इशू है। गाड़ी की 10,000 वाली सर्विस लगभग 6,500 के आसपास हो गई। अंडर बॉडी प्रोटेक्शन किट के नाम से कुछ महिंद्रा वाले ने रखा था 2,500 का, वो अलग से लगवाया। मतलब नीचे के जितने भी पार्ट्स, चेसिस और सारी चीज़ें थी उसको कोटिंग या पेंट किया गया, तो 2,500 उसका लगा। तो टोटल सर्विसिंग कॉस्ट मेरा 8,000 के आसपास पड़ा। सर्विसिंग वाली एक वीडियो अलग से मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कार से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।